Hello and good morning, all my dear students. How are you all? I hope all of you are doing well. So, students, in our previous class of economics, we have discussed the three concepts of equilibrium. The equilibrium which occurs at full employment level. Then we have discussed about the equilibrium which occurs before the full employment level, which is known as underemployment equilibrium. And then after we have discussed the over full employment equilibrium. आई हैव फॉरवर्डेड यू अ फाइल रिलेटेड टू दिस टॉपिक. आई होप आपने उसको देखा होगा और वहां से ये टॉपिक समझने की कोशिश की होगी. अभी देखिए, एक छोटी सी बात आपको अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में लिखनी थी. लास्ट क्लास में भी मैंने आपको नोट करवाया था. इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल. आउटपुट विल फॉल. Why? Because aggregate demand is less than what is required to maintain full employment equilibrium. मेरी कैपेसिटी अगर 100 की है तो मार्केट में डिमांड 80 की ही है, मैं अपना आउटपुट लेवल डिक्रीज कर दूंगी. इस आउटपुट के डिक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा. कम बनाना है तो कम लोगों को जॉब मिलेगी और धीरे धीरे लॉन्ग रन में प्राइसेस भी फॉल होने लग जाएगी. बट गवर्नमेंट उससे पहले ही कुछ एक्शन ले लेगी. अगर आपको 1 मार्क में या 2 मार्क में या 4 मार्क में इम्पैक्ट पूछे तो आपको ये इम्पैक्ट बताना है. बोर्ड में क्वेश्चन आता है काफी बार कि अगर इकोनॉमी में अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल पे. जनरली ये प्राइस लेवल तो नहीं पूछा जाता, ये आगे पूछा जाएगा. आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स प्राइस को लेके चल रहे हैं. तो एक बार के लिए प्राइस हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और अगर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तो ना तो आउटपुट इंक्रीज हो सकता है ना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता है. ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स मेरी कैपेसिटी से ज्यादा डिमांड है. इन दिस सिचुएशन आई कांट इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, आई कांट इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट द जनरल प्राइस लेवल विल डेफिनेटली इंक्रीज. राइट, ये आपको ध्यान रखना है. ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नेक्स्ट चैप्टर में भी हेल्प आएगी. चलिए आगे देखिए. अब हमें पढ़ना है शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट. ये हमारा अजम्पशन है कि हम शॉर्ट रन की स्टडी कर रहे हैं. राइट, आपने अजम्पशंस पढ़े थे, 4 अजम्पशंस, उसमें से 2 अजम्पशंस यहाँ पे यूज होने वाले हैं. नंबर 1 अजम्पशन शॉर्ट रन की स्टडी है और एक अजम्पशन होगा कि हम यहाँ पे प्राइसेस को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं. प्राइस लेवल को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं फॉर वंस. इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं इन शॉर्ट रन प्राइसेस टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द फोर्सेस ऑफ एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड as producers try to update their production plans in the meantime. For instance, in case of excess supply, firm plan to produce less in the next cycle in order to avoid accumulation of inventory. Also, an individual firm is very small in relation to entire market and is not in a position to influence the market price. अब generally क्या होता है, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो भी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है और डिमांड सप्लाई से कम है तो भी इम्पैक्ट पड़ता है. ये आपको अच्छे से पता है. अगर मार्केट में परचेजर ज्यादा है सप्लायर के कंपैरेटिवली तो डेफिनेटली प्राइसेस धीरे धीरे राइज होने लगेगी. और अगर डिमांड कम है सप्लाई के कंपैरेटिवली तो धीरे धीरे प्राइसेस फॉल होने लगेगी. ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझा है. राइट, लास्ट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन लास्ट ईयर. बट यहाँ पे जब हम कीन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इन्होंने एक अजम्पशन ही ले लिया है कि भाई अभी आपको प्राइस का इन्फ्लुएंस नहीं देखना है वरना आप बाकी का बिहेवियर नहीं समझ पाएंगे. तो इन्होंने कहा कि शॉर्ट रन इतना छोटा टाइम पीरियड है कि प्राइसेस उस टाइम पीरियड में एक बार चेंज नहीं हो रही है. आगे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जब भी इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई या एक्सेस डिमांड रहेगी तो चेंज हमेशा प्रोड्यूसर सप्लाई को करेंगे और वो क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करने की वजह से एक एक सप्लायर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी में नहीं रहेंगे. ये हमें पढ़ना है कीन्स की थ्योरी में. और ऐसा कुछ रिलेटेड कंसेप्ट आपने पढ़ा था क्लास 11th में. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहाँ पे होता है वहां पे एक सिंगल सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की कंडीशन में नहीं होता, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है. अब देखिए आगे.
एज अ रिजल्ट ये सारी वही लैंग्वेज है जो आपको 11th के माइक्रो में परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ाई गई होगी, ठीक है। तो वहां से ही लिंक्ड है ये वाला पोर्शन। क्या कह रहे हैं कि क्योंकि एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की कंडीशन में नहीं है, he has to accept the price that prevails in the market, therefore price level remains constant और changes कब आते हैं, जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई के इफेक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे प्रोड्यूसर सप्लाई को इन्फ्लुएंस करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि प्राइस कांस्टेंट है। रीजन क्या है कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्लान को चेंज कर पाते हैं एक लेवल तक, और चेंज करके अपने प्रोडक्शन प्लान को इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई या एक्सेस डिमांड को एलिमिनेट कर देते हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं ये मेन, ये आपको क्यों पढ़ना है, ये वाला पूरा जो कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है 11th से रिलेट करके, ये क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि फिक्स प्राइस मॉडल में हमें ये मानना है कि सप्लाई की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, यानी सप्लाई हमेशा रेडी है डिमांड के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने के लिए। Suppliers are willing to supply whatever amount the consumers will demand. This is the most important part. At constant price. Price change नहीं कर रहे हम, सप्लायर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग सप्लाई को चेंज करने के लिए रेडी हैं, वो जितना भी चाहें उतनी सप्लाई को चेंज करते रहेंगे। तो ये देखिए, इट इज अ नेसेसरी अजम्पशन है, रियलिटी हो ये जरूरी नहीं है। इट इज अ नेसेसरी अजम्पशन बिकॉज इफ क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स or fall short of quantity demanded at this price, then price will change because of excess supply or excess demand. reality में change हो जाएगी अगर हम ये assumption नहीं रखेंगे तो, ठीक है। इसलिए हमने इसको change किया है, बट फिर ये बता रहे हैं अगर हम aggregate supply को constant रख देंगे तो equilibrium को सिर्फ aggregate demand determine कर रहा होगा, ठीक है। और जब सिर्फ एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल कहेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ कम्युनिटी विच इज मेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई। आपने क्या किया, सप्लाई से उसको कवर किया। यहाँ पे हम सप्लाई को कांस्टेंट नहीं रख के परफेक्टली इलास्टिक रख रहे हैं कि वो चेंज होती रहेगी, वो डिमांड के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करेगी, और नेट इक्विलिब्रियम तो यहाँ भी डिमांड ही डिटरमाइन करेगा, राइट। डिमांड जितनी है सप्लाई उसके अकॉर्डिंग हमेशा खुद को एडजस्ट कर लेगी। अब देखिए, फिक्स प्राइस मॉडल के अंदर एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करता है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, AD is equals to C plus I। ये जो अभी हमने पिछला टॉपिक पढ़ा, इसमें आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है कि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, इसको हम डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ हैव अ लुक, AD is equals to C plus I। What is the formula of consumption? C is equals to C bar plus B by whole. I will clear out your doubt after the class. C is equals to C bar plus BY. Now have a look. C bar, autonomous consumption. B, MPC, and Y, the level of income. Now, autonomous consumption, MPC and income, ये हमने consumption की equation लिखी। मैंने यहाँ पे formula देखना है AD का, aggregate demand का, consumption plus investment। और हमें पता है कि हमारा investment रहता है autonomous investment। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए AD का एक नया फॉर्मूला मिलने वाला है। देखिए, AD is equals to C plus I, you already know, और I हमारी टेबल में ऑटोनॉमस है, राइट। तो AD का ये फॉर्मूला समझिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C bar plus BY, that indicates the value of consumption plus autonomous investment। ये वाला पूरा पोर्शन कंजप्शन को शो कर रहा है, और I bar शो कर रहा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को। अब हमने क्या किया, ऑटोनॉमस कंजप्शन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिंपल वैल्यू यूज कर लिया है A bar को, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, एंटायर ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर ले लिया है मैंने। तो यहाँ पे AD की एक इक्वेशन बन गई है, जिनको पिछली क्लास का कंटेंट आता है ये उन्हीं को आएगा भाई। AD की क्या इक्वेशन बन गई है, A bar प्लस BY। ये शो कर रहा है आपके ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर को, प्लस मैंने किया B और इनटू कर दिया है इनकम से, कि इकोनॉमी में जो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है वो तो रहेगा ही रहेगा,
प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, MPC इनटू इनकम ऐड हो जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी इकोनॉमी में एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड कितनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है इनकम से। ऑटोनॉमस कंजप्शन वैसे भी किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो ये दोनों ऑटोनॉमस वाले पोर्शंस को मैंने साथ में रख दिया ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर नाम से, और प्लस उसमें कर दिया BY। तो ये भी इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ सकती है। 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल आ सकता है, कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड। उस एग्रीगेट डिमांड की कैलकुलेट के लिए आपको ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर दे सकते हैं, प्लस आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं MPC और Y की वैल्यू, या MPS और Y की वैल्यू। आपको फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करनी है और सॉल्यूशन करना है। आगे देखिए, एक इक्विलिब्रियम ग्राफ आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि ये हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम है जहां AD/AS के इक्वल है। अगर बाय चांस ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कुछ भी, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है जो इनकम की वजह से नहीं होगा, सपोज नेक्स्ट साइकिल में इंक्रीज हो जाए ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है, राइट, या नेक्स्ट साइकिल में प्रोड्यूसर्स इंक्रीज कर दे, तो उसके इंक्रीज होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड ऊपर चला जाएगा, और ये जो पुराना इक्विलिब्रियम है ये अब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, न्यू इक्विलिब्रियम आएगा जहां AD/AS के इक्वल है। ये डायग्राम आपके सिग्निफिकेंट नहीं है, CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो पोर्शन करना था वो पीछे वाला पोर्शन था, वो हम कवर कर चुके हैं, तो इसकी थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये एक न्यूमेरिकल NCERT का ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो काफी बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ध्यान रखना, इसके रिलेटेड पीछे प्रैक्टिस में क्वेश्चंस नहीं गिवन है, बट ये एक न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं what is the value of excess aggregate demand when autonomous investment and consumption expenditure is rupees 50 crore। आपको A बार गिवन है 50, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर गिवन है 50, MPS is 0.2 एंड इनकम इज 300। अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेशन यूज होती है AD is equals to A bar plus BY। तो A आपको गिवन है 50, B आपको गिवन है 0.8, MPS 0.2 है तो MPC will be 0.8 एंड इनकम इज 300। तो मैंने इनकम को 0.8 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 50 को ऐड कर दिया, आई गॉट एग्रीगेट डिमांड एज 290। मेरे पास आंसर आ गया एग्रीगेट डिमांड का। क्या किया मैंने कैलकुलेशन पोर्शन में, बेटा यू हैव रेज्ड योर हैंड्स, इफ देयर इज सम डाउट गिव मी अ सेकेंड। Okay, what I have done, I have used this formula. Aggregate demand is equals to autonomous expenditure plus BY. Because I know AD is equals to C plus I. ये A bar question has given me as 50 and then BY. B 1 minus MPS, that is 0.8 and Y is given as 300 crores, right? मैंने simple AD की calculation की है। आगे देखिए, again same pattern of question is given, you have to calculate, you have to identify whether the economy is in equilibrium or not। आपको पता लगाना है equilibrium पे है कि नहीं है। कैसे पता लगेगा, equilibrium पे अगर होगी तो AD और इनकम इक्वल आएंगे, इक्विलिब्रियम लेवल पे AD और इनकम इक्वल आते हैं। यहाँ पे हम पहले AD कैलकुलेट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस 0.8 इंटू इनकम। 0.8 क्यों लिखा, बिकॉज 0.2 इज द वैल्यू ऑफ MPS, मुझे MPC की वैल्यू चाहिए, तो मैं MPC कैसे निकालूंगी, 1 माइनस 0.2 विल बी MPS। Yes, Rahul, you can unmute and speak. Ma'am, I did not understand short-term fixed price analysis of product market. Can I you will be please repeat that? re-explaining it. Yes, I Okay, will ma'am. re-explain it after the next topic, okay?
Okay, ma'am. Okay. And the students who have not taken the previous classes, बेटा आपको भी थोड़ा सा कहीं confusion आ सकता है, जो अभी टॉपिक चल रहा है, आप पेशेंस के साथ वेट कीजिए, फॉर्मूला समझिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएंगी चीजें। ये वाला जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये भी थोड़ा सा पिछली क्लासेस से रिलेटेड है, क्योंकि एडीएस पूरा लिंक्ड है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला ये है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। ये चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आता है। उसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एमपीसी इज 0.8 बिकॉज एमपीएस इज गिवन एज 0.2, राइट? सो एमपीसी इज 0.8। नाउ अभी अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, एडी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ए बार लगा दीजिए भले ही, बट ए ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर को शो करता है। बी एमपीसी की वैल्यू को कहा करते हैं, ये भी चैप्टर नंबर 7 से लिंक्ड है। तो नाउ 500 crores is A, autonomous expenditure. 0.8 is the value of MPC. What you have to do is you have to calculate aggregate demand. और आपको ये चेक करना है कि क्या आपका एग्रीगेट डिमांड आपकी इनकम के इक्वल आ रहा है क्या। इनकम क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है 4000, तो जब हमने कैलकुलेशन किया वी गॉट 3700 और हमें पता चला नो, एडी इज नॉट इक्वल टू इनकम, ये इनकम से कम है, यानी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या करना है आपको, फॉर्मूला ये होता है एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ये आप चैप्टर 7 की स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं। और इस C प्लस आई की इक्वेशन को थोड़ा सा एडिट करके अभी अभी हमने ये वाली इक्वेशन पीछे बनाई थी, AD इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बाय, B यानी MPC, और बस हमने फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई की। ये वाला पोर्शन हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा चैप्टर 8 में, दैट एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल्स टू AS। तो मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की कि क्या मेरा AD AS यानी नेशनल इनकम के इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आता तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती, बट यहाँ इक्वल नहीं आ रहा है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, द न्यू टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, कंप्लीटली नया है। एक बार पीछे वाला जो पोर्शन है उसको पॉज देके हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका इकोनॉमी में क्या इन्फ्लुएंस होगा। आप देखिए, अगर मैं बात करूं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सपोज आपके फादर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं ₹5 लाख का। क्या ये 5 लाख उनको एक ही बार रिटर्न देगी या इसके मल्टीपल रिटर्न उनको मिलते रहेंगे? डेफिनेटली मल्टीपल रिटर्न्स मिलते रहेंगे। ये इन्वेस्टमेंट उनको केवल वन टाइम रिटर्न नहीं देने वाली है। ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट उनकी इनकम को मेनी टाइम्स इंक्रीज कर देगा। तो कितने टाइम्स इंक्रीज कर देता है और क्यों इंक्रीज कर देता है, ये हम पढ़ेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये एकदम न्यू टॉपिक है, जो बच्चे आज ही आए हैं वो भी एकदम अच्छे से अलर्ट होके सुनते रहिए, देखिए एक्टिव होके। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसने दिया है? जेएम कीन्स ने। इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनका क्या बिलीव था? इनका ये मानना था दैट एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स। यानी अगर आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपकी इनकम को हो सकता है 1000 रुपए तक बढ़ा दे, उससे आपकी इनकम काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। इसलिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। नाउ हैव अ लुक, मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस the relation between initial increment in investment and the resulting increase in aggregate income। यानी मल्टीप्लायर आपको बताता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हो तो उसके रिजल्ट में आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हो जाती है। सपोज मैं इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से करूं इंक्रीज, तो इस 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से मेरी इनकम कितने रुपीज से इंक्रीज हो गई। इसकी रिलेशनशिप को मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करता है। अब देखिए, in practice it is observed that when investment is increased by a certain amount, then the change in income is not restricted to the extent of initial investment
but it changes several times the change in investment. क्या कह रहे हैं ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, आपको मल्टीप्लायर की वर्किंग में बताना पड़ेगा। ये यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करते हैं तो आपकी इनकम सिर्फ 100 रुपीज से इंक्रीज नहीं होगी, आपकी इनकम मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ाया है उससे काफी ज्यादा इंक्रीज आपकी इनकम हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, चेंज इन इनकम इज अ मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी काफी ज्यादा बार वो उसको मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेगी। Multiplier explains how many times the income increases as a result of increase in investment. यानी आपने इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपीज से बढ़ाया तो आपकी इनकम 100 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही है। सपोज मेरी इनकम 500 हो गई, 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम 500 हो गई। It means value of multiplier will be 5 and it is indicating that whenever I am investing with 100 rupees, I will get return which is 5 times of this investment. ये मल्टीप्लायर को देख के तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है कि मैं आज अगर कुछ इन्वेस्ट करने जाऊं तो ये इन्वेस्टमेंट मुझे इन फ्यूचर टोटल कितने टाइम्स इनकम को बढ़ा के देगा, राइट? तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं ये। मल्टीप्लायर की डेफिनेशन देखिए। It is the ratio of increase in national income due to an increase in investment. 2 मार्क्स में सैंपल पेपर का 3rd या 4th क्वेश्चन है मल्टीप्लायर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स है इससे रिलेटेड बहुत सारे। देखिए क्या कह रहे हैं। मल्टीप्लायर which is denoted by K, not capital K, small k, okay? It is the ratio of increase in national income due to increase in investment. आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया, उसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हुई। जब आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल गिवन है, इसकी न्यूमेरिकल्स आप सभी कर पाएंगे बहुत आराम से आज ही। सपोज an additional investment of rupees 4,000 crore in an economy generates an additional income of rupees 16,000 crore. Calculate the value of K. Delta Y upon delta I. 16,000 करोड़ मेरी इनकम हो गई है, इंक्रीज हो गई है। कब? जब मैंने 4,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया। बताइए क्या वैल्यू आने वाली है के की। 4,000 अपने आप को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है टू बिकम द एडिशनल इनकम? 4 टाइम्स, राइट? तो देखिए K in this case will be 4. It means income increased 4 times with a single increase in investment. क्या आपको ये लास्ट सेंटेंस समझ में आया? हमने इन्वेस्टमेंट को जितना इंक्रीज किया, इनकम उसकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। जो भी बच्चे आज ही आए हैं, पिछली क्लासेस में नहीं आए थे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके ग्रेट। कुछ चीजें पिछली जो क्लास से रिलेटेड थी, अगर उसको नहीं भी ले तो ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाना चाहिए आज की क्लास से, राइट? तो मल्टीप्लायर क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए तो उससे आपकी इनकम कितनी इंक्रीज होती है, ये आपको बताएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने मनी वाले चैप्टर में मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था, बैंकिंग वाले चैप्टर में। यहाँ ये इसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आगे देखिए, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। There is a direct relationship between multiplier and MPC. आपको रिलेशन पढ़ना पड़ेगा मल्टीप्लायर और एमपीसी के साथ। देखिए क्या कह रहे हैं। There exists a direct relationship between MPC and multiplier. Higher the value of MPC, more will be the value of multiplier and vice versa. जितनी ज्यादा वैल्यू MPC की होगी, K की वैल्यू भी उतनी ज्यादा आएगी। कैसे और क्यों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो सेंटेंस मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ। अगर आपने मल्टीप्लायर प्रोसेस में ये सेंटेंस नहीं लिखा तो आपका आंसर ऐसे लगेगा जैसे मैगी मसाला के बिना आपने मैगी बना दी हो। तो ये वाला जो पार्ट है ये लिखना बहुत जरूरी है। कौन सा? ये The concept of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस सेंटेंस की, ध्यान रखिएगा।
कीन्स का जो मल्टीप्लायर कंसेप्ट है वो इस थ्योरी पे बेस्ड है कि एक इंसान का जो खर्चा है वो किसी दूसरे इंसान की इनकम है। मैंने अगर कोई एक्सपेंडिचर किया तो मेरे एक्सपेंडिचर से कोई दूसरा पर्सन इनकम अर्न कर रहा है। आई थिंक आप सब एग्री करते हैं कीन्स की इस स्टेटमेंट के साथ। मैं अगर सिंपली आपको इतना भी बताऊं कि अगर मैंने 100 रुपीज की मशीनरी परचेज की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके, तो क्या ये 100 रुपीज किसी की इनकम बनेगी क्या? डेफिनेटली बनेगी। मैं जिससे मशीन खरीद के लाई हूँ उस इंसान ने इनकम अर्न कर ली। जब मैंने ये मशीन परचेज करने पे एक्सपेंडिचर किया तो मेरे एक्सपेंडिचर से किसी और इंसान ने इनकम अर्न की, राइट? तो इनकी स्टेटमेंट यही कह रही है। अब देखिए, किसी और ने इनकम अर्न कर ली 100 रुपीज की क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया। अब इस इनकम से वो क्या करेगा? कंजप्शन भी तो करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। दो पार्ट होते हैं इनकम के, सेविंग एंड कंजप्शन। तो इसका कुछ पार्ट वो कंज्यूम कर लेगा। 100 रुपीज उसने एडिशनल अर्न किए, इसका कुछ पोर्शन वो कंज्यूम करेगा। जब वो पर्सन कुछ पोर्शन कंजप्शन पे लगाएगा तो वापस ये जो कंजप्शन वाला एक्सपेंडिचर है ये किसी और की इनकम को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? डेफिनेटली बढ़ाएगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा इससे रिलेटेड। अभी यहाँ पे ये देखिए क्या लिख रहे हैं आपके लिए। रिपीट कर रही हूँ वापस यही वाला सेंटेंस। The concept of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income. एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। आगे, when investment is increased, it also increases the income of people. मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो किसी की इनकम भी बढ़ी। People spend a part of this increased income on consumption. ये मैंने क्या बताया कि जिसने मेरी मशीनरी से 100 रुपीज अर्न किए वो इसका कुछ पार्ट कंजप्शन पे भी लगाएगा। पर कितना पार्ट कंजप्शन पे लगाएगा ये किस पे डिपेंड करता है? एमपीसी पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करता है कि वो इस इंक्रीज्ड इनकम का कितना पोर्शन कंजप्शन पे लेके जा रहा है। और जितना ज्यादा एमपीसी वो उतना ज्यादा कंजप्शन करेगा, और जितना ज्यादा वो कंजप्शन करेगा उतना ही नेक्स्ट राउंड में किसी इंसान की इनकम इंक्रीज होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है। In case of higher MPC, people will spend a large portion of their increased income on consumption. In such a case, the value of multiplier will be more. क्योंकि consumption ज्यादा हो रहा है तो किसी की इनकम ज्यादा बनी, इनकम बढ़ी तो अगली बार वापस उस इनकम का कुछ पोर्शन कंज्यूम हुआ। ये साइकिल चलती रहेगी। हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे बैंकिंग में पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, वैसे यहाँ पे मल्टीप्लायर प्रोसेस। नेक्स्ट, in case of low MPC, people will spend less portion of their increased income. कम spend करेंगे तो लोगों की इनकम भी कम ही बनेगी। मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा है, मैंने उसमें से 30 स्पेंड किए, रिमेनिंग 70 सेव कर लिए, तो डेफिनेटली अगले राउंड में इनकम थोड़ी कम बढ़ेगी। तो वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? In such case, value of multiplier will be comparatively less. Thus, value of multiplier depends upon MPC. देखिए आगे, एल्जेब्रिक रिलेशन की बात करें तो k is equals to 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन आपके लिए लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लीजिए। y is equals to c plus i होता है कौन से पॉइंट पे? इक्विलिब्रियम पे। मैं कह सकती हूँ डेल्टा y is equals to डेल्टा c plus डेल्टा i। नाउ डेल्टा y अपॉन डेल्टा y is equals to, ये क्या किया है मैंने? दोनों साइड में चेंज इन इनकम को डिवाइड कर दिया है। क्यों डिवाइड कर दिया है मैंने? ताकि मैं चेक कर सकूं कि रेशियो वाइज कितना एडिशन हो रहा है। ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, क्या ये एमपीसी है? आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। और हमने पढ़ा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम is equals to 1 upon k। क्यों? क्योंकि k is equals to delta y upon delta i। अभी पीछे पढ़ा था हमने, k is equals to delta y upon delta i, राइट? तो उसको रिवर्स कर दिया है। आप अगर इतना लोड नहीं भी लें तो भी चलेगा, क्योंकि हमें डेरिवेशन नहीं देखना है। यहाँ
पे इन्होंने इसको डेरिवेशन को प्रूव करके फिर आपको बता दिया k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। आपको ये ध्यान रखना है कि k की कैलकुलेशन, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है, k की कैलकुलेशन होगी 1/1 माइनस MPC से या फिर 1/MPS। k इज इक्वल्स टू 1/MPS भी कर सकते हैं या 1/1 माइनस MPC भी कर सकते हैं। MPC के साथ डायरेक्ट रिलेशन, MPS के साथ इनवर्स रिलेशन। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। k के 3 फॉर्मूले आपके लिए बन गए हैं, तीनों यहाँ पे नीचे आपको मेंशन करके दिए हुए हैं। मैं आपको होमवर्क दूंगी आज मल्टीप्लायर पे, न्यूमेरिकल्स। ये देखिए नंबर 1, यही 3 यूज होंगे, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है। k is equals to delta y upon delta I. Delta y means change in income, delta I means change in investment. k is equals to 1/1 minus MPC and k is equals to 1/MPS. MPS के साथ इनवर्स रिलेशन है, MPC के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये दोनों स्टेटमेंट जो अभी मैंने बोली, ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर प्रोसेस के साथ। ठीक है, मल्टीप्लायर प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसको बढ़िया तरीके से डिस्कशन में लेंगे। ये जो पूरी एक टेबल है, इसमें आपको बताया हुआ है कि कैसे MPC और MPS के साथ रिलेशनशिप है k का। हायर द वैल्यू ऑफ MPC, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, ये चीज इस टेबल में प्रूव करके दी है। आपका टास्क रहेगा कि आपको ये एक बार इसका ओवरव्यू ले लेना है, बाकी एक्सप्लेन मैं आपको ये सारा कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ मल्टीप्लायर और फिर वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, कैसे मल्टीप्लायर वर्क करता है वो सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरी मल्टीप्लायर की वर्किंग जो है। अभी लेट मी चेक, वी आर लेफ्ट विद 2 to 3 मिनट्स। देखिए मैं आपको ये एक छोटा सा पोर्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, इट कैन बी इनफाइनाइट। कैसे? ये देखिए फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC। MPC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो 1/1 माइनस 1 करोगे आप 1/0, यानी मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है, कोई वैल्यू आप पता नहीं लगा सकते। 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, बट इसकी मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी। मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी? 1। क्यों? क्योंकि 1/1 माइनस MPC है, MPC की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है 0। 1/0 आप कर देंगे, यानी MPC की वैल्यू अगर आप इसमें डालेंगे तो आपकी k की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1। k 1 से कम नहीं हो सकता। जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना रिटर्न तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया वो किसी और की इनकम तो डेफिनेटली बनेगी। अगर वो बंदा सारी इनकम सेव भी कर लेता है तो भी उसके पास तो इनकम आई है। तो मिनिमम वैल्यू k की है 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू k की है इनफाइनाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि k की मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी और k की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। कैसे कैलकुलेट किया? आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट ऑन कर दीजिए, चाहे तो इसमें कर दें, चाहे तो 1/1 माइनस MPC में कर दे, दोनों से ही यू विल गेट द आंसर्स। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। यहाँ तक का पोर्शन आपको रीड करके रखना है, अच्छे से समझ के रखना है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं अभी आपको बता दूंगी, वो आपको करने हैं। एक जो फिक्स प्राइस मॉडल में कंफ्यूजन है वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास की स्टार्टिंग में, और उसके अलावा डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर पे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे।